ये राइट सिर्फ दंगे नहीं थे, ये थे वोट बैंक पॉलिटिक्स के नतीजे। कभी किसी का जुलूस, कभी किसी का कुर्बानी, कभी एक स्पीच, कभी एक अफवाह। हर बार मार खाता आम आदमी और फ़ायदा उठाता कोई नेता, कोई पार्टी या कोई आइडियोलॉजी। फिर आया ब्रिटिश और उन्होंने रिलीजन के नाम पे लाइन खींच दी। सेपरेट इलेक्टोरेट, सेंसस बाय रिलीजन और सबसे बड़ा तोहफा पार्टीशन। मोदी ने कई बार रैलीज में मुस्लिम को घुसपैठिया बताया, उन पे ज़्यादा बच्चे पैदा करने का नोट लिया। सवाल ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट का एंड कब होगा, सवाल ये है क्या हम उस एंड के लिए पहला कदम उठाने को तैयार है। क्या हम अपने बच्चों को टॉलरेंस सिखा रहे हैं? क्या हम सोशल मीडिया पे हेट शेयर करने से पहले सोच रहे हैं? क्या हम पॉलिटिक्स के नाम पर इंसानियत का मर्डर देखकर चुप है? सोचिए, एक देश जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, जहां मंदिर की घंटी भी बजती है और अजान की आवाज भी गूंजती है, पर फिर भी हर कुछ महीनों बाद एक पुरानी सी वीडियो वायरल होती है। कोई दंगा, कोई लिंचिंग, कोई स्पीच जिसमें हिंदू वर्सेस मुस्लिम हेडलाइन बन जाती है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई प्लानिंग, पॉलिटिक्स और पुरानी ग्रजेस छुपी हुई है? हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट कोई आज की कहानी नहीं है, इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हिस्ट्री में है। ब्रिटिश ने इस आग को और भड़का दिया और आज की मीडिया, पॉलिटिक्स और फेक सोशल मीडिया ट्रेंड्स ने इससे एक वायरल पॉइजन बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये दुश्मनी असली है या किसी ने सोच समझकर हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाया? इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट का असली इतिहास क्या था, कैसे ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल किया, 1947 का पार्टीशन और आज का प्रोपेगेंडा, पॉलिटिक्स, मीडिया और सोशल मीडिया का रोल, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इस दुश्मनी का कोई सॉल्यूशन भी है? वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए बदल जाए। अक्सर लोग कहते हैं ब्रिटिश ने ही हिंदू मुस्लिम दुश्मनी क्रिएट की थी, उससे पहले तो सब शांति से रहते थे। लेकिन इतिहास थोड़ा और कम्प्लेक्स है। रिसर्च ये दिखाता है कि ब्रिटिश आने से पहले भी हिंदू मुस्लिम क्लैशेस होते थे, लेकिन इनका पैटर्न और पर्पस अलग था। 1000 सीई के आसपास जब इस्लाम भारत में आया, तब मुस्लिम डायनेस्टीज ने नॉर्थ इंडिया में राज करना शुरू किया। हिस्टोरियन सिंथिया तलबोट कहता है कि उस समय लोगों ने अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को सॉलिडिफाई करना शुरू किया। हिंदू रूलर्स मौर्य, गुप्ता जैसे एम्पायर से प्रेरणा ले रहे थे, जबकि मुस्लिम एलाइट्स पर्शियन और इस्लामिक ट्रेडिशन फॉलो करते थे। ये कल्चरल डाइवर्जेंस ग्रेजुअली टेंशन का बेस बन गया। इस्लामिक इतिहासकार और विद्वान ने बड़े गर्व और खुशी से लिखा कि 800 एडी से 1700 एडी के बीच हजारों हिंदुओं का कत्ल हुआ, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया, हिंदू औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर बेचा गया और मंदिरों को तोड़ दिया गया। इस दौरान लाखों हिंदू तलवार के जोर पर इस्लाम में बदले गए। 12 से 16 सेंचुरी के पीरियड में ग्रेजुअली हिंदू और मुस्लिम आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग होती गई। पोएट जैसे कबीर और फिलोसोफर जैसे 20 नना भिक्षु ने धर्म के डिफरेंसेस को हाईलाइट किया, जैसे पॉलीथिज्म वर्सेस मोनोथिज्म। गांव के लेवल पे लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन इलाइट लेवल पर रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस से क्लैशेस होते थे। अकबर लिबरल थे, लेकिन उस समय भी कॉम्प्लेंट्स आते थे कि कुछ हिंदू ग्रुप्स ने मस्जिद तोड़ के टेम्पल्स बनाए। लेट 1600 में औरंगजेब ने जिजिया टैक्स वापस लगाया, हिंदू त्योहार बंद किए और रिलीजियस फेयर्स कैंसिल कर दिए। इसका जवाब दिया शिवाजी ने, जिन्होंने हिंदू धर्म को पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का सिंबल बनाया। और ये टकराव सिर्फ धार्मिक नहीं, टेरिटोरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव भी था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जब मराठास ने मैसूर इन्वेड किया तो उन्होंने कुछ मस्जिदों को लूट लिया या तो तोड़ दिया। इससे पता चलता है कि सेक्टेरियन वायलेंस एक रिवेंज स्ट्रेटेजी बन चुका था। हिंदू मुस्लिम टकराव डीपर हो रहा था। एक एकेडमिक स्टडी ने 1000 से 1850 एडी तक के रिकॉर्ड्स एनालाइज किए और 300 से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट इंसिडेंट रिकॉर्ड किए। इनमें से बहुत से केसेस 1700 के बाद बढ़ने लगे, जहां आइडेंटिटी, पावर और सेक्रेट स्पेसेस सब ओवरलैपिंग फैक्टर्स बन गए। फिर आया ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड।
अक्सर लोग कहते हैं ब्रिटिश आए और हमें लूट के चले गए, पर जो सबसे गहरा जख्म उन्होंने दिया वो था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। हिंदू मुस्लिम झगड़े जो पहले से चले आ रहे थे, ब्रिटिश ने उन चिंगारियों का आग और भरा दिया। उन्होंने सिर्फ हमें अलग नहीं किया, हमारे वोट, हमारे सेंसस, हमारे त्योहार सबको कम्युनल कलर दे दिया। 1871 में ब्रिटिश ने पहली बार साइंटिफिक सेंसस कंडक्ट किया। लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जैसे बॉक्सेस में बांध दिया। हिस्टोरियन अजय वर्गीस कहते हैं मॉडर्न हिंदू और मुस्लिम आइडेंटिटी ब्रिटिश सेंसस से बनी, जिसमें रिलीजन को फिक्स्ड और पॉलिटिकल बनाया गया। इससे लोगों की पहचान उनके धर्म से होने लगी और फिर हुआ पोलराइजेशन। 1909 में ब्रिटिश ने पास किया इंडियन काउंसिल एक्ट। इसने इंट्रोड्यूस किया सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसमें हिंदू हिंदू को वोट करेगा और मुस्लिम मुस्लिम को। शशि थरूर ने इस मूव को रिलीजियस एपार्थाइड कहा, जिसमें लोगों को सिखाया गया कि आपका रिलीजन आपकी पॉलिटिक्स है। 1910 के पेशावर राइट्स में होली और बरावफत एक साथ पड़े, तनाव बढ़ा और दंगे हुए। 4 मुस्लिम्स और 6 हिंदूज की मौत, 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए और 451 दुकानें और घर तबाह हुए। 1946 में जब पार्टीशन की आग भड़की, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे ऐलान किया। कोलकाता की सड़कें खून से लाल हो गई। लगभग 4000 लोग मारे गए और 1 लाख लोग अपने घर छोड़कर भाग गए। ये एक साफ संदेश था, देश अब धर्म के नाम पर 2 हिस्सों में बंटने वाला है। और भी कई बड़े विवाद और दंगे हुए हैं जो हिंदू मुस्लिम तनाव को दिखाते हैं, जैसे 1809 का लत भैरवा रायट बनारस, 1882 का सालेम रायट तमिलनाडु, 1917 का शहाबत रायट बिहार, 1924 का कोहत रायट, 1927 से 1928 के लाहौर, बिहार, उड़ीसा, पंजाब में फैली दंगों की सीरीज और 1939 के बनारस, कानपुर और सुक्कुर रायट्स। ये सब घटनाएं बताती है कि धर्म के नाम पर किस तरह से हिंसा की आग बरसों तक भड़कती रही। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और साथ ही हुआ एक ऐसा पार्टीशन जिसने इंसानियत का सबसे खूनी चैप्टर लिखा। Bombay sees a postscript to the Independence Day celebrations as Lord Mountbatten bids farewell to the first British troops to leave India since the transfer of power. 14 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया और उनमें से 2 लाख से लेकर 20 लाख तक लोग सिर्फ अपने मजहब के नाम पर मार दिए गए। पार्टीशन के बाद दिल्ली, पंजाब, बंगाल, बिहार हर जगह कम्युनल आग भड़क उठी। हिंदू, मुस्लिम, सिख कोई भी बच नहीं पाया। इसके बाद भी दंगे रुक नहीं गए। 1954 से 1982 तक 7000 से ज़्यादा इंसिडेंट हुए, जिसमें 10,000 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। 1969 गुजरात राइट्स, 660 लोग मारे गए, जिसमें 430 मुस्लिम और 230 हिंदूज थे। 1989 भागलपुर राइट्स, 1000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। 2002 गुजरात राइट्स, 790 मुस्लिम और 254 हिंदूज की मौत हुई। 2500 से ज़्यादा इंजर्ड हुए। ऐसे डिस्प्यूट्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है, आप यहाँ देख सकते हैं। कई स्कॉलर्स का मानना है कि ये राइट्स रैंडम नहीं थे, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज ने कम्युनल मोबिलाइजेशन को इलेक्टोरल गेन के लिए यूज़ किया। एक डिटेल स्टडी बैलेट ब्रीफ में लिखा गया, राइट्स वर टाइम्ड अराउंड इलेक्शन एंड फियर वाज वेपनाइज्ड। पॉलिटिकल साइंटिस्ट वर्सने एंड विल्किंसन ने 1950 से लेकर 1995 के दंगों का एक डाटाबेस बनाया, जिसमें क्लियरली दिखाया गया कि इलेक्शन के आसपास दंगे ज़्यादा होते हैं। जहां सिविल सोसाइटी स्ट्रॉन्ग होती है, वहां राइट्स कम होते हैं। मतलब राइट्स नेचुरली नहीं, स्ट्रेटेजिकली होते हैं। ये राइट्स सिर्फ दंगे नहीं थे, ये थे वोट बैंक पॉलिटिक्स के नतीजे। कभी किसी का जुलूस, कभी किसी का कुर्बानी, कभी एक स्पीच, कभी एक अफवाह। हर बार मार खाता आम आदमी और फ़ायदा उठाता कोई नेता, कोई पार्टी या कोई आइडियोलॉजी। तो सवाल ये है, क्या हम अब भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं या हमें अब ये गेम समझ आया? अक्सर लोग पूछते हैं हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट क्यों होते हैं, क्या सिर्फ धर्म की बात है? नहीं, इसका जवाब कॉम्प्लेक्स है। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स तीनों मिलकर ये कॉन्फ्लिक्ट बनाते हैं। मेडिवल टाइम्स में इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के दौरान कुछ टेम्पल्स को तोड़ने का इंसिडेंट हुआ और उनका जख्म आज भी कुछ लोगों के मन में जिंदा है। ये रिसेंटमेंट चाहे जस्टिफाइड हो या नहीं, कई बार कम्युनल माइंडसेट को सेव करता है। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि उस समय के पॉलिटिकल रीजन्स और स्ट्रेटेजीज भी थे, सिर्फ रिलीजियस हेट्रेड नहीं थी। फिर आया ब्रिटिश और उन्होंने रिलीजन के नाम पे लाइन खींच दी, सेपरेट इलेक्टोरेट, सेंसस बाय रिलीजन और सबसे बड़ा तोहफा पार्टीशन।
1947 के बाद हिंदू और मुस्लिम आइडेंटिटी इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई गई कि हर इशू कम्युनल लेंस से देखा जाने लगा। ब्रिटिश ने चला दिया एक फॉर्मूला डिवाइड एंड रूल, और उसका असर आज भी चल रहा है। आज के पॉलिटिकल लैंडस्केप में भी कई नेता इस डिवीजन का फ़ायदा उठाते हैं। हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप टेंशन का इस्तेमाल करते हैं वोट्स के लिए। जैसे जैसे इलेक्शन पास आते हैं वैसे वैसे कम्युनल मुद्दे उठाए जाते हैं। राइट्स, कंट्रोवर्सीज, स्टेटमेंट सब कुछ एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है जिसमें आम आदमी सिर्फ एक मोहरा बन जाता है। आपको लगेगा रिलीजन का झगड़ा है, लेकिन असली झगड़ा कई बार इकोनॉमिक जेलेसी का होता है। 1961 का जबलपुर राइट इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऑफिशियली 55 लोग मरे, लेकिन अनऑफिशियल फिगर 200 के ऊपर है। वहाँ के राइट्स की वजह थी मुस्लिम का बिजनेस और ट्रेड में सक्सेसफुल होना। जब एक कम्युनिटी प्रोग्रेस करती है, दूसरी कम्युनिटी में इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है और टेंशन उसी इनसिक्योरिटी से एक्सप्लोर करता है। और कई बार क्लेशेस सिंपल चीज़ों से भी होती है, जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेशन। 1910 का पेशावर राइट इसी बात का एग्जाम्पल है। अलग फेस्टिवल्स, अलग तरीके, अलग ट्रेडिशन, जब स्पेस और सम्मान ना मिले तो कन्फ्लिक्ट बन जाता है। 2024 के एक रिसर्च स्टडी के मुताबिक जब लोग दूसरी कम्युनिटी के क्लोज कांटेक्ट में नहीं होते तो उनके मन में फियर और हेट्रेड ज़्यादा होते हैं। ये सब होने के बावजूद भी एक रे ऑफ होप है। रिसर्च ये भी बताता है कि अगर लोग डायलेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, दूसरी कम्युनिटी को समझने की कोशिश करते हैं तो नफरत घटती है। बस ज़रूरत है इंक्लूसिव पॉलिसीज, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और ग्रेसरूट लेवल पे संवाद की। हिंदू मुस्लिम टेंशन्स में सरकार का रोल सबसे कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल टॉपिक में से एक है। कई लोग कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज खुद कम्युनल पोलराइजेशन को बढ़ाती है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये सब लॉ एनफोर्समेंट का फेलियर है, सरकार की नीयत नहीं। 2019 में सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज को फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप दिया गया। ये एक्ट मुस्लिम को डेलिबरेटली एक्सक्लूड करता था। इस वजह से कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ और दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में जो हुआ उसने देश को हिला के रख दिया। The riots have been centered in the northeast of the city. 2020 दिल्ली राइट्स में 54 लोग मरे, जिनमें से 40 मुस्लिम थे। क्वेश्चन उठते हैं, क्या ये पॉलिसी लोगों के बीच डर और नफरत का बीज बन गई थी? यूपी जैसे राज्यों में एंटी कॉन्वर्सियल लॉ लाए गए, जहां इंटरफेथ मैरिजेस को लव जिहाद के नाम पर क्रिमिनलाइज किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन कानून के तहत 86 में से 69 केसेस मुस्लिम के अगेंस्ट फाइल हुए। तो सवाल ये है, क्या ये लॉ सेक्युलर है या एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करता है? लॉ का काम होता है जस्टिस, लेकिन कई बार जस्टिस ही कम्युनल हो जाता है। दिल्ली राइट्स के इन्वेस्टिगेशन में 18 लोगों को चार्ज किया गया और उनमें से 16 मुस्लिम थे। जब पूरा दुनिया ये देख रहा था कि वायलेंस दोनों तरफ से हो रहा है, तो फिर चार्जेस सिर्फ एक ही तरफ क्यों? 2015 के बाद बीजेपी रूल स्टेट ने काउ प्रोटेक्शन लॉ एनफोर्स किया, लेकिन इसका ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट ये हुआ कि काउ विजिलेंटेस एक्टिव हो गए और मई 2015 से दिसंबर 2018 के बीच 40 से ज़्यादा लोगों की जान गई, जिनमें से 36 लोग मुस्लिम थे। इसी दौरान 20 राज्यों में 100 से ज़्यादा घटनाओं में लगभग 280 लोग घायल हुए। जो कानून जानवरों को बचाने के लिए बना था, वो लोगों की जान लेने का जरिया बन गया। एक और बड़ा फैक्टर है नेताओं की जुबान। 2014 से 2018 के बीच पीएम मोदी के स्पीचेस में 500% ज़्यादा कम्युनल डिविसिव लैंग्वेज आई। मोदी ने कई बार रैलीज में मुस्लिम को घुसपैठिया बताया, उन पे ज़्यादा बच्चे पैदा करने का नोट लिया। संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। 2024 के इलेक्शन रैली में ये स्टेटमेंट प्रोमिनेंटली रिपीट हुए, जिससे फेयर पॉलिटिक्स को बूस्ट मिला। HRW ने 173 स्पीचेस एनालाइज किए, जिनमें से 110 में इस्लामोफोबिक या कम्युनल रेफरेंसेस मौजूद थी। उन्होंने या तो मुस्लिम को डेमोग्राफिक ट्रीट बताया या फिर उनके राइट्स और सिटीजनशिप पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या एपीसमेंट नैरेटिव चलाए। 2023 के सेकेंड हाफ में हेड स्पीच इंसिडेंट में 62% की इंक्रीज देखी गई, जिसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैंपेन रैलीज से था, जहां मोदी ने मुस्लिम पे घुसपैठिया का टेक यूज किया। 80% हेड स्पीच इवेंट बीजेपी रूल स्टेट में रिकॉर्ड हुए। इलेक्शन पीक के टाइम में स्पीचेस का वॉल्यूम ज़्यादा था। आप सोचिए, जब टॉप लीडर ही ओपनली डिवाइड करने वाली लैंग्वेज यूज़ करे तो आम आदमी किस तरफ जाएगा?
लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ये सब पॉलिसी फेलियर नहीं, लॉ एनफोर्समेंट फेलियर है। वो कहते हैं कि सरकार के इंटेंशन सेक्युलर हो सकते हैं, लेकिन लोकल पॉलिसीज और ब्यूरोक्रेसी के बायस एक्शन ही मेजर रीजन है कम्युनल फ्लेयर-अप्स के। लेकिन जब सब कुछ एक पैटर्न में होता दिखे तो डाउट होना नेचुरल है। सवाल ये नहीं है कि क्या कानून बनाया गया, सवाल ये है कि उनका यूज़ कैसे हुआ और किसके खिलाफ हुआ। जब भी कानून और पॉलिसी एक कम्युनिटी के खिलाफ ज़्यादा एक्टिवली लगती है तो नफरत का हवा बनाना आसान हो जाता है और वही हवा आग में बदल जाता है। आज के ज़माने में सबसे बड़ा और फास्टेस्ट वेपन है इंफॉर्मेशन, लेकिन जब यही इंफॉर्मेशन गलत हो जाए या जानबूझकर ट्विस्ट की जाए तो उसका रिजल्ट होता है डिस इन्फॉर्मेशन। और डिस इन्फॉर्मेशन जब रिलीजन के नाम पर हो तो वो बन जाता है कम्युनल फायर स्टार्टर। के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान। 2022 के एक रियूटर रिपोर्ट ने एक शॉकिंग रियलिटी दिखाई। यूके के लिचेस्टर में हिंदू मुस्लिम टेंशन के बाद जो राइट्स हुए उनका फ्यूल था ट्विटर पोस्ट फ्रॉम इंडिया। People have been arrested after a serious disorder broke out in UK's Leicester City over the weekend. 80% ट्वीट हिंदूज अंडर अटैक जैसे हैशटैग के साथ इंडिया से आए थे, जिन्होंने यूके के एक पीसफुल एरिया में 50 लोगों की अरेस्ट तक बात पहुंचा दी। So these are the kind of messages you've been getting on your phone. Boycott all Muslim shops. If we all together boycott them, only they will know power of Hindus. सोचिए, एक और कंटिनेंट में वायलेंस ट्रिगर कर दिया सिर्फ वायरल ट्वीट से। बीबीसी ने 2 लाख से ज़्यादा ट्विटर पोस्ट एनालाइज किए और पता चला कि आधे से ज़्यादा इंडिया से ओरिजिनेट हुए थे। इसका मतलब ये हुआ हमारी एक ट्वीट, एक रील, एक फॉरवर्ड किसी और जगह वायलेंस, मिसट्रस्ट और डिवीजन को जन्म दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, लोग इसे सच समझकर रिएक्ट करते हैं। राइट्स ग्रुप इक्वलिटी लैब्स ने बताया है कि इंडिया में काफ़ी डिसइंफॉर्मेशन नेशनलिस्ट, इस्लामोफोबिक और कास्टिस्ट नेचर का होता है, स्पेशली ऑन प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। व्हाट्सएप पर वायरल हो रही एक मॉक्ड वीडियो या फैब्रिक इमेज एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ हेट्रेड क्रिएट कर सकता है। और जब ये मैसेज रिलीजन के नाम पर वायरल होता है तो उनका असर सिर्फ डिजिटल नहीं, ब्लड ऑन स्ट्रीट तक होता है। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, टीवी न्यूज़ रूम भी इस गेम में है। आर्टिकल 14 के एक 2022 के रिपोर्ट ने रिवील किया कि कैसे न्यूज़ रूम लेवल पर इस्लामोफोबिया एडिटोरियल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। मुल्ला, जिहादी, टेरर सिंपैथाइजर जैसे टर्म एंकर ओपनली यूज़ करते हैं, जिससे दिमाग में एक नेगेटिव इमेज फीड होती रहती है। इवन इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने कहा टेलीविजन इज द चीप मीडियम ऑफ हेट स्पीच एंड द गवर्नमेंट इज एक्टिंग लाइक ए म्यूट स्पेक्टेटर। जब जुडिशरी तक को ये कहना पड़ता है तो समझ लीजिए कि डेंजर कितना बड़ा है। लेकिन सब मीडिया बुरे नहीं होते। 2002 गुजरात राइट्स के टाइम पर कुछ कोरेजियस जर्नलिस्ट ने सच दिखाया। जो कम्युनल नैरेटिव चल रहा था उसके अगेंस्ट जाके ट्रूथ एक्सपोज किया। ये दिखाता है कि मीडिया अगर चाहे तो शांति और अंडरस्टैंडिंग का जरिया बन सकता है, नफरत की नहीं। आज की दुनिया में जहाँ एक ट्वीट, एक वीडियो, एक मीम दिमाग को सेव करता है, वहाँ मीडिया का रोल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं बल्कि सोच बनाना भी है। सवाल ये है, क्या हम इस सोच को टॉलरेंस की तरफ ले जाएंगे या क्लिकबेट और टीआरपी के चक्कर में उसे तोड़ते रहेंगे। जब इतना कुछ नेगेटिव हो चुका हो तो लगता है क्या अब भी कोई रास्ता है? क्या हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट का कोई सॉल्यूशन है? जवाब है हाँ, हो सकता है। और इसका बेस हमारी ही कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी ही हिस्ट्री और हमारी ही परंपराओं में छुपा हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कानून का कागज़ नहीं बल्कि एक मॉरल कमिटमेंट है, एक प्रोमिस सब सिटीजन के लिए। आर्टिकल 51A कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डिफरेंसेस। इसका मतलब हर सिटीजन का फ़र्ज है कि वो रिलीजियस और रीजनल बायस के ऊपर उठ के एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाए रखे। और ये भाईचारा सिर्फ थ्योरी नहीं, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजियस फ्रीडम को फंडामेंटल राइट्स बनाया है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन या किसी भी धर्म से हो। इसका मतलब है हर इंसान अपने धर्म को फॉलो करने का हक रखता है, बिना डर के, बिना प्रेशर के।
हमारी हिस्ट्री भी इंटरफेथ हार्मनी का सिंबल रही है। जैसे एम्परर अशोका, जिन्होंने कलिंगा वार के बाद बुद्धिज्म एडॉप्ट किया और हर रिलीजन के प्रति रेस्पेक्ट और संवाद का संदेश दिया। उसने अपने एडिक्ट्स के जरिए सोशल हार्मनी को आगे बढ़ाया, जिसमें अलग अलग धर्मों के बीच संपर्क बनाने और सभी धर्मों का सम्मान करने पर जोर दिया गया। किंग खरावेला ने भी अपने इंस्क्रिप्शन में खुद को वर्शिपर ऑफ ऑल रिलीजियंस ऑर्डर कहा और 1000 से 1001 एडी के ग्रहपति कोकाला के इंस्क्रिप्शन में शिवा को परम ब्रह्मा, बुद्ध, वमन और जिन्हा के बराबर बताया गया। सोचिए, एक जमाना था जब लोगों ने धर्मों को डिवाइड करने के बजाय उन्हें एक दूसरे के रूप माना। एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट ऋग्वेदा में एक लाइन है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ट्रूथ इज वन, वाइज पीपल डिस्क्राइब इट इन डिफरेंट वेज। मतलब सच एक ही होता है, सिर्फ तरीके अलग होते हैं। ये लाइन हिंदू धर्म की नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी की फिलोसॉफी को डिफाइन करती है। अगर हम आज की जनरेशन को ये सब बताएं स्कूल्स, कॉलेजेस और मीडिया के जरिए, तो कम्युनल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम होने लगेंगे। आखिर में ये कॉन्फ्लिक्ट तभी खत्म होंगे जब हम पॉलिटिक्स और प्रोपेगेंडा से ऊपर उठकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी हिस्ट्री और अपनी सोच पर भरोसा करेंगे। नफरत का सिलसिला को तोड़ना होगा और उसकी जगह संवाद, रेस्पेक्ट और यूनिटी को लाना होगा। हिंदू हो या मुस्लिम, पहले इंसान बनो, बाकी सब बात में। जब नेशनल लेवल पे टेंशन होती है तब हमें लगता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बस एक ड्रीम है, लेकिन ग्राउंड पे छोटी छोटी जगहों पर लोग मिल के एक नई मिसाल बना रहे हैं, बिना हेडलाइन के, बिना टीआरपी के। केरला के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी जगह है पुन्नथला, जिसे लोग कहते हैं हार्मोनी विलेज। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल के एक दूसरे के त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। मंदिर और मस्जिद दोनों ने मिल के CAA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। हिंदुओं ने इफ्तार पार्टीज होस्ट की और मुस्लिम ब्रदर्स ने मंदिर के रिनोवेशन में हिस्सा लिया। यानी ये जगह सिर्फ एक गांव नहीं, एक मॉडल है इंसानियत का। 2019 में वेस्ट बंगाल में एक हिंदू परिवार ने दुर्गा पूजा के दौरान एक मुस्लिम लड़की को कुमारी रूप में पूजा। दुर्गा का रूप मुस्लिम बेटी के अंदर ढूंढना ये कोई कैजुअल डिसीजन नहीं था, ये था एक कल्चरल स्टेटमेंट जो कहता है कि नफरत से बड़ा है संस्कृति का सम्मान। एक और दिल छू जाने वाला सीन, जब एक मुस्लिम कपल और कुछ सिख लोगों ने मिलकर हिंदुओं के लिए एक मंदिर बनवाया। सोचिए, 3 अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलकर एक भगवान के लिए घर बना रहे हैं। क्या ये प्रूफ नहीं है कि गॉड डजंट डिवाइड, वी डू? इंडिया में कुछ रिलीजियस प्लेसेस ऐसे भी है जहां धर्म के नाम पे एक्सक्लूसिव होना मना है। कर्नाटका के धर्मास्थला टेम्पल में मडवा ब्राह्मण प्रीस्ट पूजा करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट करता है जैन बंट परिवार। डाइटिस में शिवा भी है, चंद्रप्रभा भी और जैन प्रोटेक्टिव गॉड्स भी। अजमेर शरीफ दरगाह, जहाँ हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब जाते हैं। यहाँ का मैसेज है लव ऑल, जज नन। ऐसे जगह इंडिया की सोल को डिफाइन करते हैं। ये सब उदाहरण सिर्फ स्टोरीज नहीं, ये प्रूफ है कि अगर हम चाहे तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी ग्राउंड लेवल से बिल्ड हो सकती है। ज़रूरत है सिर्फ एक कदम आगे बढ़ने की, एक दूसरे के हाथ थामने की। पॉलिटिक्स डिवाइड करती है, लेकिन लोग जब चाहे तब समझदारी से जोड़ भी सकते हैं। तो आखिर में सिर्फ एक बात कहेंगे, नफरत फैलाना आसान है, लेकिन प्यार निभाना एक क्रांति है। जब भी हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट की बात होती है तो लोग कहते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, और जवाब मिलता है ये तो सिस्टम से बदलना पड़ेगा। लेकिन असली चेंज तो ग्राउंड लेवल पे आता है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, डायलॉग और कम्युनिटी लेड एफर्ट्स के जरिए। सरकार का काम सिर्फ लॉ बनाना नहीं, ट्रस्ट बनाना भी है। अगर गवर्नमेंट इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज लाए जहां सबको बराबर न्याय मिले, तब लोग सिस्टम पर भरोसा करेंगे। जब न्याय मिलता है तब शांति अपने आप आती है। आखिर में हमें यह समझना होगा कि हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स का सॉल्यूशन ना तो सिर्फ टीवी डिबेट्स में है, ना ही इन नेताओं के प्रोमिसेस में। सॉल्यूशन है ग्राउंड पे बैठ के बात करने में, सॉल्यूशन है एक दूसरे को सुनने में, सॉल्यूशन है संवाद, सम्मान और सुधार में। और सबसे बड़ा स्टेप है आपका। इंडिया एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री होने के बावजूद एक मल्टी रिलीजियस डेमोक्रेसी है, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है हमारी लीडरशिप की डाइवर्सिटी। मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी सभी कम्युनिटीज़ के लोग पॉलिटिक्स, मिलिट्री, बिजनेस, जुडिशरी में लीडरशिप रोल में है। ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, यूनिटी का जिंदा एग्जाम्पल है। अगर सही तरीके से इस डाइवर्सिटी को प्रोजेक्ट किया जाए तो कम्युनल हार्मनी नेचुरली प्रमोट होती है। ये चैलेंजेस बड़े हैं लेकिन अनबीटेबल नहीं। एजुकेशन और अवेयरनेस सबसे बड़ा वेपन है हेट के खिलाफ।
अगर हम स्कूल लेवल पे टॉलरेंस, कॉम्पेशन और शेयर्ड हिस्ट्री सिखाए तो फ्यूचर जनरेशन रिलीजन को डिवाइड नहीं यूनाइट करेगा। तो सवाल ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट का एंड कब होगा, सवाल ये है क्या हम उस एंड के लिए पहला कदम उठाने को तैयार है। क्या हम अपने बच्चों को टॉलरेंस सिखा रहे हैं? क्या हम सोशल मीडिया पे हेट शेयर करने से पहले सोच रहे हैं? क्या हम पॉलिटिक्स के नाम पर इंसानियत का मर्डर देखकर चुप है? आखिर में ये देश तभी एक रहेगा जब हम नफरत से नहीं मोहब्बत से रिएक्ट करना सीखेंगे, और वो चेंज किसी और से नहीं आपसे शुरू होगा। हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी फेथ से, आप पहले एक इंसान हो। इंडिया तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब हर धर्म के लोग एक दूसरे को दुश्मन नहीं दोस्त समझेंगे। अगर आपको लगता है कि ये मैसेज ज़रूरी है तो इसे शेयर करिए। नफरत वायरल होती है तो प्यार क्यों नहीं।